बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, लिक्विड वाले पोर्शन में से आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लिक्विड क्रिस्टल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम इस कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, और एक्सरसाइज में लिक्विड वाले पोर्शन की एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर्स में ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स होती क्या है, फिर इसके बाद मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम ऐसा क्यों रखा गया। तो 1888 में एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है फ्रेडरिक रेनिजर। फ्रेडरिक रेनिजर ये एक कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड है, क्लिस्टराइल बेंजोएट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये लेबॉर्ट्री में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सॉलिड कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने इस कंपाउंड को हीट करना शुरू किया। जब इसने इसको हीट किया 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो इसने देखा कि एक टर्बिड फेज बन रहा है। टर्बिड फेज कहते हैं जो गदला और मैला हो, जो क्लियर ना हो, उसको टर्बिड फेज कहते हैं। पहले उसने देखा कि टर्बिड फेज बना। उसने इस टर्बिड फेज को मज़ीद हीट किया 179 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसने ये देखा, उसने ये चेक किया कि जो टर्बिड फेज है ये कन्वर्ट हो गया क्लियर लिक्विड के अंदर। क्लियर लिक्विड के अंदर जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया गया, इन तीनों फेजेस की प्रॉपर्टीज़ को चेक किया गया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो लिक्विड वाली थी। जिस तरह लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्योर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन ये दरमियान में ये जो फेज़ बन रहा है, जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया गया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड के साथ रिजेंबल करती थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी सॉलिड के साथ, यानी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ थी इस टर्बिड फेज़ के अंदर। चूँकि इस टर्बिड फेज़ के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, लिक्विड वाली भी और सॉलिड वाली भी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया लिक्विड क्रिस्टल। क्रिस्टल का लफ्ज़ आपको पता है किन के लिए यूज़ होता है, सॉलिड्स के लिए। तो इसीलिए इसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, क्योंकि इस फेज़ के अंदर, इस टर्बिड फेज़ के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ भी। अब इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्लियरिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर। जिसके ऊपर ये सॉलिड मेल्ट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये क्लियर लिक्विड बन रहा है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्लियरिंग टेम्परेचर। क्लियरिंग टेम्परेचर। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जो सेम इसी सिचुएशन से गुजरते हैं। जब उनको हम हीट करते हैं, टर्बिड फेज़ बनाते हैं, फिर टर्बिड फेज़ को मज़ीद हीट किया जाता है तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इस क्लियरिंग टेम्परेचर और इस मेल्टिंग टेम्परेचर के दरमियान में ये जो फेज़ बनता है, इस फेज़ को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और इसी तरह से इसको डिफ़ाइन भी करते हैं। तो डिफ़ाइन इसको कैसे किया गया, द टर्बिड फेज़, वो टर्बिड फेज़, वो मैला फेज़ या गदला जो क्लियर ना हो, उसको टर्बिड फेज़ कहते हैं। द टर्बिड फेज़ एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है किसके दरमियान, बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान एग्जिस्ट करता है, उस फेज़ को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल या टर्बिड फेज़ भी कहा जाता है। इसका रिवर्स भी किया जा सकता है। इस क्लियर लिक्विड को जब हम दोबारा रिवर्स करते हैं तो पहले ये टर्बिड फेज़ में कन्वर्ट होता है। टर्बिड फेज़ के कन्वर्ट होने के बाद फिर ये कन्वर्ट होता है प्योर सॉलिड के अंदर, तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं इसके अंदर, लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़। जिस तरह लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस तरह की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं इसमें। मिसाल के तौर पे लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन,
तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। इस तरह से फ्लूइडिटी यानी बहना लिक्विड का, उसको ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये भी इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो विस्कोसिटी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ये भी इनके अंदर पाई जाती है, विस्कोसिटी। अगर हम सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं? सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती हैं वो होती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, जिनका तल्लक हमारे देखने से होता है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी इनके अंदर पाई जाती हैं, जिस तरह से लाइट की डिफ्रैक्शन हो गई, लाइट की रिफ्लेक्शन हो गई, लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई, ये सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये इन लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर पाई जाती हैं। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए इन्हें लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। अब लिक्विड क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं ये आइसोट्रॉपिक होती हैं। आइसोट्रॉपिक जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं इनआइसोट्रॉपिक। इनआइसोट्रॉपिक जब हम सॉलिड वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से आएगा। कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं, जिस तरह हमने ग्रेफाइट का शायद पढ़ा हुआ है कि ग्रेफाइट में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता। तो ये वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। तो प्योर सॉलिड्स के अंदर जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो इनआइसोट्रॉपिक होते हैं, उनके अंदर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं। लेकिन इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए जो लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये आइसोट्रॉपिक होती हैं। याद रखना है ऐसे, लिक्विड क्रिस्टल्स आर आइसोट्रॉपिक क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती। अगर हम लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके इस तरह लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल्स की शेप होती है, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं रॉड लाइक, यानी लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स हैं, रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स कह लो या 3 फेजेस कह लो। लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स होती हैं, 3 फेजेस होते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं? इन रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के ऊपर। अगर तो रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज्ड हों, जिस तरह की अरेंजमेंट मैं बना रहा हूँ, इस तरह से लेयर्स हों और एक लेयर इस तरह से दूसरी लेयर के अंदर इस तरह से मौजूद हो, तो इस तरह की अरेंजमेंट हो, इसको हम कहते हैं निमेटिक। इस तरह की अरेंजमेंट को, इस तरह के फेज़ को हम क्या कहते हैं? निमेटिक। ये फेज़ कब आता है? जब लिक्विड क्रिस्टल्स बिल्कुल लिक्विड बनने के करीब होती हैं। ठीक है, जो अरेंजमेंट है इनकी वो इरेगुलर होती है लेकिन डायरेक्शन सब मॉलिक्यूल्स की सेम होती है। तो इस तरह की अरेंजमेंट तब आती है जब कोई भी लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड बनने के, प्योर लिक्विड बनने के करीब होती है। इसके बाद थोड़ा टेम्परेचर अगर कम करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। इस तरह से कुछ ऑर्डरली अरेंजमेंट बन जाती है, इस तरह से लेयर्स बन जाती हैं इन मॉलिक्यूल्स की। इस फेज़ को हम कहते हैं सिमेक्टिक फेज़। इस फेज़ को क्या कहा जाता है? सिमेक्टिक फेज़। एक और फेज़ होता है क्लस्टेरिक फेज़, वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वैसे मैं साइड पे इसकी जो पिक है वो शो कर दूँगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो उसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होती है रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स की। पैरेलल भी होती हैं लेयर्स और परपेंडिकुलर भी होती हैं। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होती है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। इसको हम कहते हैं कि ये क्लस्टेरिक फेज़ है। इस फेज़ को क्लस्टेरिक फेज़ कहा जाता है। तो इन रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर 3 डिफरेंट फेजेस में, 3 डिफरेंट टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। निमेटिक फेज़ जो बिल्कुल लिक्विड बनने के करीब जो फेज़ आता है उसको निमेटिक फेज़ कहते हैं। थोड़ा टेम्परेचर कम करो तो जो इसकी अरेंजमेंट है रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स की वो चेंज हो जाती है, ये ऑर्डरली रेंज हो जाते हैं। इसको सिमेक्टिक फेज़ कहते हैं। एक और फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्लस्टेरिक फेज़। अब लास्ट में अगर हम बात करें लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशंस की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स।
एप्लीकेशन में सबसे जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि लिक्विड क्रिस्टल काम करती हैं एज ए टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर को सेंस करते हुए, टेम्परेचर को महसूस करते हुए अपना कलर चेंज करने की सलाहियत रखती हैं। स्पेशली जो क्लिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, डिफ्रैक्ट करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और जब इनसे लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, जो कलर हमें हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होके आता है, जो वही कलर हमें इन लिक्विड क्रिस्टल्स का नज़र आता है। कोई भी सबस्टांस कलर क्यों शो करता है? सपोज ये एक सबस्टांस है, ये हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। जब लाइट आके इससे स्ट्राइक करती है, लाइट आके इसके ऊपर फॉल करती है, जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट होती है उसमें 7 वेवलेंथ्स होती हैं, 7 डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, 7 डिफरेंट कलर होते हैं, ऐसे कह लो। उसमें रेड कलर होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये 7 कलर ऑर्डिनरी वाइट लाइट में होते हैं। जब ये लाइट आके इससे टकराती है तो ये जो सबस्टांस है ये इसमें से कुछ वेवलेंथ्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मसलन ये 2-3 वेवलेंथ्स से चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, तो ये उन 2 वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। वो जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट होती है वो जो कलर बनाती है वो कलर हमें नज़र आता है। तो अगर ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें इसका कलर ग्रीन नज़र आएगा, अगर ये रेड कलर रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका कलर हमें रेड नज़र आएगा, अगर ये ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका कलर हमें ब्लू नज़र आएगा। लिक्विड क्रिस्टल्स डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट कलर शो करती हैं, इसलिए इनको टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। होता यह है कि जब लाइट आके, किसी भी टेम्परेचर की लाइट आके इसके साथ टकराती है लिक्विड क्रिस्टल के साथ, तो इनकी लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज होता है। जब डिस्टेंस चेंज होगा तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट का कलर भी चेंज होगा, या ऐसे कह लो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट भी चेंज होगी। डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये डिफरेंट होता है। जब ये डिस्टेंस चेंज होगा तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट भी चेंज होगी। इसलिए डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो लिक्विड क्रिस्टल है हमें डिफरेंट कलर शो करती हैं। ये कहा जाता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो होती हैं वो 0.1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर को भी सेंस कर सकती हैं, यानी इतना भी अगर टेम्परेचर चेंज हो तो ये अपना कलर चेंज शो कर देती हैं। इसीलिए जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनको एज ए रूम थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। रूम थर्मोमीटर यानी रूम में थर्मोमीटर लगे होते हैं, उनमें लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो अपना कलर चेंज भी शो करती हैं एज ए रूम थर्मोमीटर। और इनका क्या यूज़ है रूम थर्मोमीटर के अलावा? अगर आर्टरीज़ या वेन में ब्लॉकेज आ गई, कहीं पे आर्टरी बॉडी के अंदर या वेन जो है वो ब्लॉक हो गई, उस ब्लॉकेज को भी लोकेट करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड ब्लॉकेज ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज़। वेन्स और आर्टरीज़ में अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ गई है तो उस ब्लॉकेज को फाइंड करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज होती है उस हिस्से का टेम्परेचर बाकी हिस्सों की निस्बत डिफरेंट होता है, तो जब उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल को पेस्ट किया जाता है, जहाँ पे ब्लॉकेज होती है वहाँ पे डिफरेंट कलर शो होता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज हुई है। इस टेक्निक को स्किन थर्मोग्राफी कहते हैं। स्किन थर्मोग्राफी यानी स्किन के टेम्परेचर को नोट किया जाता है कि कहाँ से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इस तरह से टू फाइंड ट्यूमर, अगर बॉडी के अंदर कहीं पे ट्यूमर है, पथरी वगैरह है, तो उस ट्यूमर को फाइंड करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के जिस हिस्से में ट्यूमर होता है उस हिस्से का जो टेम्परेचर है वो बाकी टिश्यूज़ के मुकाबले में डिफरेंट होता है। जो ट्यूमर वाली जगह होती है उस हिस्से का टेम्परेचर बाकी बॉडी के बाकी जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी निस्बत डिफरेंट होता है। तो बॉडी के ऊपर पेस्ट किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स को। जहाँ पे वो ट्यूमर होती है वहाँ पे चूँकि टेम्परेचर चेंज होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं वो यूजुअली वहाँ पे ब्लू कलर शो करती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस हिस्से के ऊपर ट्यूमर मौजूद है। इसके अलावा
अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें पोटेंशियल का फेलियर आ रहा है, पोटेंशियल फेलियर हो रहा है, तो उस पोटेंशियल फेलियर को फाइंड करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सेम यही, जहाँ पे पोटेंशियल फेलियर होता है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। तो जब लिक्विड क्रिस्टल को पेस्ट करेंगे वो डिफरेंट कलर शो कर देंगे, हमें पता चल जाएगा यहाँ से पोटेंशियल का फेलियर आ रहा है। टू फाइंड पोटेंशियल फेलियर इन सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल के फेलियर को फाइंड करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इन LCDs लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इससे पहले प्लाज्मा डिस्प्ले इस्तेमाल होते हैं। जो बड़े बड़े टीवी होते थे उनके अंदर प्लाज्मा जनरेट होता था, उसको प्लाज्मा डिस्प्ले कहते थे। अब उनकी जगह ले ली है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ने। तो लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्प्ले यानी टीवी डिस्प्लेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कैलकुलेटर्स, जो डिजिटल कैलकुलेटर होते हैं, जो वॉचेस होती हैं डिजिटल वॉचेस, उनके डिस्प्ले के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स की ऑसिलेशन होते हैं उनका ग्राफ बनाने के लिए, जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, उनका ग्राफ बनाने के लिए उसको ऑसिलोग्राफ कहते हैं। ऑसिलोग्राफी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्ट में अगर हम बात करें, इनको एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक का नाम है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं कंपाउंड्स की। इनिशियली इसको कलर्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था इस टेक्निक को। तो इसमें एक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है सेपरेशन के लिए। लिक्विड क्रिस्टल को हम क्रोमेटोग्राफी में एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है इनके टेम्परेचर के बारे में कि क्लिस्ट्राइल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, क्लियरिंग टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की वैल्यूज़ याद रखनी है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं इसकी, लिक्विड क्रिस्टल की, और सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि लिक्विड क्रिस्टल अनाइसोट्रॉपिक होती हैं या आइसोट्रॉपिक होती हैं। तो आइसोट्रॉपिक होती हैं। कितने फेजेस होते हैं इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर? 3 फेजेस, निमेटिक होता है, सिमेट्रिक होता है और क्लस्टेरिक होता है। और एप्लीकेशंस लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशंस क्या हैं। लास्ट में मैं अगर आपको बताऊं कि एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 12, इनके अलावा कोई और भी आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो इन्हीं में से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिस्कशंस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।